नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विगत 10.5 साल से एनडीए सरकार के रूप में देश में शासन चला रही है। इस अवधि में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं, किंतु भारत के भाग्य को बदल सकने वाले कार्य अब भी नरेंद्र मोदी सरकार के संकल्प और कर्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 सालों की अवधि में देश के भीतर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे देश और देश के नागरिकों का बहुत भला हुआ है। इन कार्यों की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में विस्तार से कर चुका हूं, जिसे मैंने प्रियंका गांधी ने कायर किसे कहा शीर्षक से बनाया था। भारत का भाग्य बदल सकने वाले कार्यों की चर्चा करने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ी गई भारत की छवि की संक्षिप्त चर्चा करना उचित होगा, क्योंकि देश के भीतर बड़े परिवर्तन करने में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि से बहुत सहायता मिलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 सालों में अमेरिकी दबाव के सामने झुके बिना रूस से संबंध बनाए रखकर चीनी सैनिकों को फिर से अपनी पुरानी पोजीशंस पर लौटाकर आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आर्मीनिया के पक्ष में बोलकर, कनाडा के विरुद्ध अत्यंत मजबूती से कूटनीतिक कार्यवाही कर और जापान, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इजराइल एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को नया आकार देकर भारत की छवि को दुनिया भर में चमकाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों का दमन करने के लिए जिस दृढ़ता, शांति एवं कूटनीति से काम लिया है, उससे शत्रु को मुंह की खानी पड़ी है तथा देश किसी भी युद्ध में फंसने से बचा है। जबकि अमेरिका विगत 10 वर्षों से लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत किसी तरह चीन, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में युद्ध में उलझ जाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आए बिना पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा पकड़ा दिया, बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को सैनिक बगावत के बीच में से सुरक्षित निकाल लिया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर अपने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धन की सुरक्षित वापसी करवा ली, मालदीव की सरकार को बिना किसी युद्ध के घुटनों पर ला दिया, श्रीलंका की आर्थिक मदद करके श्रीलंका सरकार पर से चीन के प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त की। नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान और तुर्की की लाख मूर्खताओं के बावजूद उनसे अपने रिश्तों को सामान्य बनाए रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कुवैत की सरकार पर दबाव डालकर कुवैत में कैद 22 भारतीयों को रिहा करवा लिया, 53 भारतीयों की उम्र कैद की सजा घटवाकर 20 वर्ष करवा ली, 18 भारतीयों की सजा में 3/4 सजा की कटौती करवाई तथा 25 कैदियों की सजा घटाकर आधी करवाई। जिन 15 कैदियों को कुवैत में फांसी दिए जाने के आदेश हुए थे, उन्हें भी माफी दिलवाई। ये सब लोग छोटे बड़े अपराधों में कठोर कुवैती कानूनों के कारण कुवैत की जेलों में बंद थे। कुवैत में बंदियों की फांसी रुकवाने का कार्य इतना कठिन था जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आसानी से नहीं करवा सकती थी, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसे सफलतापूर्वक करवा लिया गया। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक युद्ध विराम करवाकर हजारों भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी करवाने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल भारत के छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला, अपितु पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी यूक्रेन से बाहर निकाल लिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध के बीच स्वयं रूस एवं यूक्रेन जाकर युद्ध रुकवाने के प्रयास किए, किंतु जो बाइडेन की नीतियों के चलते यह युद्ध आज भी चल रहा है। अमेरिका के लाख प्रयासों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने भारत को यूएनओ में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने दिया तथा यूएनओ में रूस के विरुद्ध किसी ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया जो रूस पर एक तरफा दबाव बनाते थे। किंतु भारत ने यूएनओ में रूस के विरुद्ध ऐसे मामलों में वोट भी किया
जिनसे संपूर्ण मानवता का भला होता हो। नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में जाकर यूएनओ की भूमिका एवं प्रासंगिकता पर भी प्रश्न खड़ा किया। ऐसे करने वाले वे पहले भारतीय नेता हैं। भारत ने इजराइल से अपने अच्छे संबंधों के बावजूद इजराइल से बार बार शांति की अपील भी की तथा फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों के लिए दवा और रसद भी भिजवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऐसी स्पष्ट, उज्जवल और चमकीली छवि या तो इंदिरा गांधी के समय में रही या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रही। जिस प्रकार नेहरू और इंदिरा के कार्यों का मूल्यांकन आज हो रहा है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार के इन कार्यों का सही मूल्यांकन तो भविष्य ही करेगा, किंतु वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार अत्यंत उज्जवल और दृढ़ दिखाई देती है। भले ही विपक्षी पार्टियां सरकार की छवि पर रोज कीचड़ फेंकती है, किंतु सरकार का चेहरा पूरी तरह उजला है। भारत की जनता को, विशेषकर हिंदू जनता को, यदि और अधिक स्पष्ट कहें तो बीजेपी के मतदाताओं को नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार से देश के भीतर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन किए जाने की आशाएं हैं। यदि नरेंद्र मोदी सरकार ये कदम उठाती है तो निश्चित रूप से न केवल राष्ट्र मजबूत होगा, न केवल देश के भीतर शांति बढ़ेगी, न केवल भारत का भविष्य सुरक्षित होगा, अपितु एक ऐसे नए इतिहास का निर्माण होगा जिसकी गूंज शताब्दियों तक बनी रहेगी। हिंदुओं को नरेंद्र मोदी सरकार से सबसे पहली अपेक्षा यह है कि भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे प्रत्येक रोहिंग्या को देश से बाहर निकालकर उनके अपने देशों बांग्लादेश या बर्मा में धकेल दिया जाए। दूसरा काम यह है कि वक्फ बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए। वक्फ बोर्ड की संपूर्ण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा इस संपत्ति को देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार विकसित करने में प्रयुक्त किया जाए। तीसरा काम यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तुरंत समाप्त करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत देश के उन समस्त स्थलों का संवैधानिक सर्वे करवाया जा सके जिन पर हिंदू अपना दावा जताते हैं। उन दावों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए। जो स्थल प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में पहचाने जाते हैं, उन स्थलों को वापस हिंदुओं को त्वरित गति से लौटाया जाए। उसके लिए वर्षों अथवा दशकों तक कानूनी कार्यवाहियां न चलें। चौथा कार्य यह है कि भारत के संविधान में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाया जाए तथा भारत के संविधान की उद्देशिका को पुनः वैसा ही कर दिया जाए जैसी कि 1950 में देश का संविधान लागू करते समय बनाई गई थी। पांचवा कार्य नरेंद्र मोदी सरकार को भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए देश के भीतर मजहबी कलह को समाप्त करने के लिए देश में सुख एवं शांति का वातावरण बनाने के लिए यह करना चाहिए कि अल्पसंख्यक बोर्ड जैसी समस्त संस्थाओं को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता बोर्ड जैसी संवैधानिक संस्थाएं गठित करनी चाहिए। इन संस्थाओं का कार्य यह हो कि जो लोग अथवा जिनके पूर्वज विगत 800 सालों में भय, लालच, विवशता अथवा भ्रमवश हिंदू धर्म छोड़कर गए हैं, उन्हें अपनी मर्जी से पुनः हिंदू धर्म में लाने के शांतिपूर्ण प्रयास करने चाहिए। हाल ही में जौनपुर में 100 कन्वर्टेड परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी की है। इन लोगों के पूर्वज ब्राह्मण थे और जजिया न दे पाने के कारण इस्लाम स्वीकार करने को विवश हुए थे। ये 100 परिवार अब फिर से सत्य सनातन धर्म में लौट आए हैं और उन्होंने अपने पूर्वजों की पुरानी जाति अर्थात ब्राह्मण जाति स्वीकार कर ली है। घर वापसी के लिए इन परिवारों के समक्ष क्या चुनौतियां थीं, उनका समाज शास्त्रीय अध्ययन सरकार की ओर से तथा विश्वविद्यालयों की ओर से करवाया जाना चाहिए। जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, उन्हें यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि हिंदू बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। केवल मंदिर में या तीर्थ में जाकर या अपने ही घर में रहकर मन में यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं आज के बाद किसी भी मनुष्य या जीव के प्रति हिंसा नहीं करूंगा और दूसरों को भी हिंसा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं समस्त प्राणियों में अपने भगवान को देखूंगा।
मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। हिंदू होने का अर्थ अपने भीतर केवल इतना संकल्प लेना ही है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदुओं की घर वापसी के कार्य में कोई भय, लालच या दबाव से कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। जो भी कट्टरपंथी, चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या किसी अन्य पंथ या मजहबी विचारों के हों, यदि इस कार्य में बाधा उत्पन्न करें तो उनके साथ कानूनी तरीके से निपटा जाना चाहिए। केवल जौनपुर का अकेला प्रकरण नहीं है। विगत 10-15 वर्षों में घर वापसी के ऐसे सैकड़ों प्रकरण निजी एवं सामूहिक स्तर पर हुए हैं। देश भर में हजारों ऐसे लोग, गांव एवं समुदाय हैं जो अब हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं, अपने पुरखों के गौरव को फिर से महसूस करना चाहते हैं। किंतु इन लोगों के अपने ही परिवार एवं समाज वालों द्वारा इन पर अत्याचार किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से की जा रही हिंदू धर्म में वापसी में बाधा उत्पन्न करता है, अत्याचार करता है, हिंसा करता है, तो घर वापसी करने वाले की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए तथा पीड़ित व्यक्ति को सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कार्यों को करती है तो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा मिलेगा, मजहबी कलह कम होगी तथा पूरे संसार के सामने एक मिसाल कायम होगी। चलते चलते एक बात और, अनेकता में एकता जैसे नारे किसी काम के नहीं होते। एकता में ही एकता है, एकता की भावना में ही एकता है। जब एकता नहीं होती है तभी अनेकता में एकता जैसे कृत्रिम एवं झूठे नारे लगाने पड़ते हैं। इसीलिए आदित्यनाथ योगी ने बटेंगे तो कटेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए हैं। हिंदू धर्म सबका है, यह किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म किसी प्रकार के कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता, किंतु अब उसे अपने दरवाजे कम से कम उन लोगों के लिए तो पूरी तरह खोल देने चाहिए जो अपने पुरखों की परंपरा में वापस लौटना चाहते हैं। भारत के लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि गाजा में हमास की स्थापना शेख इस्माइल अहमद यासीन नामक एक फिलिस्तीनी शरणार्थी ने की थी। उसके पुत्र शिन बेथ ने इसलिए इस्लाम छोड़कर ईसाइयत स्वीकार कर ली है कि वह मजहब के नाम पर इंसानों की हत्या होते हुए नहीं देखना चाहता। उसने भारत के हिंदुओं का आह्वान किया है कि वे मध्य एशिया में आएं और हमें गीता का उपदेश देकर युद्धों की विभीषिकाओं से बाहर निकालें। इस्माइल अहमद यासीन के पुत्र शिन बेथ के अनुसार केवल और केवल हिंदू धर्म के सिद्धांत ही आज मध्य एशिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। जब विदेशी मुसलमान इस बात को समझ सकते हैं तो वे लोग क्यों नहीं समझ सकते जिनके पुरखे हिंदू थे और जो लोग विगत 800 सालों से हिंदुओं के बीच में और हिंदुओं के साथ में रह रहे हैं। देश को एक करने का हमारे सामने यही उज्जवल समय है। हम अपने दिलों और दिमागों के दरवाजे खोलें। जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं उन्हें प्रेम से बुलाएं और इज्जत देकर बैठाएं। मेरी समझ में तो सुख और शांति की बस यही राह निकलती है। कृपया YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।